हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यूक्लियाई, राइट। न्यूक्लियाई की अगर हम लोग बात करें, आप लोग समझते हो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, समझते हो ना। तो ये जो पोजीशन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, यस और नो। आप किसी भी एलिमेंट को जब आप लिखते हैं तो आपने जनरल तरीका यही है, बोले भैया। जैसे मैंने लिखा 2He4, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसका मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्लियर करता है इस एटम की पोजीशन को, काय में? पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? किसी ने पूछा एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। पढ़ लो पहला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की बात अगर हम लोग करें, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग सिंपली AMU से भी डिनोट करते हैं। AMU इसका एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम लोग इसे केवल U से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग सिंपल AMU भी लिखते हैं या कई बार U भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मेहनत इसलिए नहीं करनी, ऐसा नहीं लग रहा प्रोटॉन का ही मास लिख दिया है, बोले भैया। और इसकी वैल्यू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो, 1 AMU बराबर इतने किलोग्राम इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होता है। क्लियर? पर आपको ये बिल्कुल घुटा या अच्छे से याद होना चाहिए, OTs वगैरह में पूछ लेता है। क्लियर? 1 AMU होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है। तो भैया इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, राइट। जैसे आपको याद होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इन द सेम वे 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बराबर होता है 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्लियर है? कार्बन 12 एटम के मास का 1/12th टाइम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं AMU। क्लियर है? ओके, याद रखना होगा आपको। और AMU की ये वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी। हो सकता है नोट्सों में न लिखी हो, वैसे तो आगे बढ़ोगे तो लिखी मिलेगी कहीं ना कहीं, पर फिर भी आप लोग लिख लेना। क्लियर है? पढ़ लो, आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, उस नोट में हमको उसने मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.00727 AMU। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का मास 1.00865 AMU और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 0.00055 AMU। भैया ये जो मास होते हैं वो AMU में होते हैं। वैसे आप लोगों को मैं जिस दिन एटम शुरू किया था पहले दिन ही मैंने आपको ये सब बातें बताई थी, और चैप्टर 1 पढ़ाते वक्त भी ये बातें बताई थी। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बोले भैया। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बोले भैया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सीन क्लियर है? बात समझ आए? ये वाली तो हमें याद है। ये सारे वैल्यूज जो है वो किलोग्राम में है और ये सारे वैल्यूज जो है वो AMU में है। समझ में आ रही है बात? यानी AMU में प्रोटॉन का मास ये है, न्यूट्रॉन का ये है, इलेक्ट्रॉन का ये है। बात समझ में आ रही है? किलोग्राम में आप सभी को याद होते हैं, 99.99% लोगों को किलोग्राम में याद होते हैं, AMU में याद नहीं होते, तो याद करने पड़ेंगे आपको, राइट। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप बदल भी सकते हैं इसको। समझ पा रहे हैं? मुझे मालूम है 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो उससे आप इसे बदल भी सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपको किलोग्राम को AMU में बदलना है तो भैया मुझे मालूम है 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27।
बोलो भैया, यानी किलोग्राम को AMU में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1.67 इंटू 10⁻27 का डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हम लोग AMU में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बहुत फास्ट करना होता है, टाइम की वैल्यू होती है वहाँ पर, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इसे याद रखें। बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो, फिर आगे बढ़ूँगा। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस किन किन चीज़ों को मिलकर कंपोज हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर कंपोज हुआ है, राइट? तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका 99% आंसर आप लोग जानते हैं, बस मैं जैसे पूछता जा रहा हूँ आप मुझे बताते जाइए। न्यूक्लियस होता कहाँ है? हाँ, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये बना दिया, ये मैंने एटम बना दिया और इसके अंदर मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, राइट गाइस? किसी को कोई दिक्कत? अब वो मुझसे एटम वेटम के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो मुझसे न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहा है। तो भैया हम लोग ये जानते हैं कि एटम का जो पूरा मास होता है वो स्पेशली न्यूक्लियस की वजह से होता है ना? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। हाँ, क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अगर कोई न्यूक्लियॉन वर्ड का यूज कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर? अच्छी बात है। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और मैंने सुना है प्रोटॉन ठीक उतने ही होते हैं जितने की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का पता चलता कैसे है? कोई भी एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया है ना, ये एलिमेंट, तो बताओ इसमें कितने प्रोटॉन हैं? कितने प्रोटॉन हैं? Z। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? Z प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A-Z, यानी A-Z न्यूट्रॉन है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? किसी भी एटम का जो पूरा मास होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। बाय द वे, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? हाँ, 1 फर्मी से 10 फर्मी, यानी न्यूक्लियस की रेडियस किसी ने पूछी है, न्यूक्लियस का साइज किसी ने पूछा, तो हम बोल देंगे 1 फर्मी से 10 फर्मी, या फिर हम लोग इसे 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर बोलते हैं। बोलो भैया, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, और उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? ये न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। कितनी होती है? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों होती है, क्या रीज़न है, ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे आया। हो सकता है आज ही आ जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो न्यूक्लियस के बारे में ये सारी बातें आप समझ गए। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, A जो होता है वो मास नंबर होता है। यस और नो? क्लियर है? ये मास नंबर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता सकते हैं? अगर मैंने बोला कि किसी एलिमेंट का मास नंबर 70 है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, मास नंबर का मतलब होता है कि मैं प्रोटॉनों की गिनती करूं और न्यूट्रॉनों की गिनती करूं, तो दोनों को मिलाकर उनकी गिनती का टोटल 70 आएगा, ये मतलब है। क्लियर? मास नंबर का मतलब इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सीन क्लियर है सभी को? आप देखो ना, इसमें कितने प्रोटॉन है? Z, तो Z। कितने न्यूट्रॉन है? A-Z, तो मैंने जोड़ दिया A-Z, तो -Z से +Z कट गए, आ गया मास नंबर। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? यानी अगर किसी भी जगह मास नंबर वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मास नंबर का मतलब इससे ये पता चल जाता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर संख्या कितनी है। भाषा समझ में आ गई? सीन क्लियर है? हाँ, तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आप पढ़ लें, समझ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है
जिसमें मुझसे पूछ रहा है आइसोटोप समझाऊं, आइसोबार समझाऊं, आइसोटोन समझाऊं। आइसोटोन्स को हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक एक ही बात है। वैसे ये वाला जो पार्ट है आप लोग शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। आइसोटोप्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। क्लियर? एटॉमिक नंबर बोले तो Z। क्लियर? आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन अगर कोई पूछे आइसोटोप्स क्या होते हैं तो भैया ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो आइसोटोप्स होते हैं। इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इन एलिमेंट्स में सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। अच्छा, मास नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो सेम आएगी या अलग अलग आएगी? क्योंकि मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो सबके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग आएगी। मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कोई पूछे आइसोटोप्स क्या होते हैं, भैया ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। समझ गए? आइसोबार्स अगर कोई पूछता है तो मास नंबर सेम। क्लियर? मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। क्लियर है? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो चूंकि इसका दूसरा नाम आइसो न्यूट्रॉनिक भी है, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्लियर है? यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? A माइनस Z। क्लियर? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए हमेशा A माइनस Z कैसा रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं। और आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, यानी A माइनस Z सेम रहता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? वैसे ये आर्टिकल आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं जहां तक मेरा ख्याल है, पढ़ लो, आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, उस नोट में क्या है ये समझे थोड़ा सा। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मिरर आइसोबार्स। जैसे एक में 7 प्रोटॉन है, कोई एक एलिमेंट है उसमें 7 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जिसमें 8 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, यानी संख्या बस आपस में इंटरचेंज हो गई है। यस और नो? क्लियर है? तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मिरर आइसोबार्स। समझिएगा, गौर से देखिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 7 प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 15 माइनस 7 8 न्यूट्रॉन, राइट? इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन, 15 माइनस 8 7 न्यूट्रॉन। आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट्सों को मैं बोलूंगा मिरर आइसोबार्स। आइसोबार्स अभ्यास 2 मिनट पहले आपने पढ़ा था, आइसोबार्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं। तो मास नंबर दोनों के सेम है। क्लियर है? बस यहाँ पर क्या हो गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है। तो ऐसे एलिमेंट्सों को मैं बोल सकता हूँ मिरर आइसोबार्स। समझ में आ रही है बात? यानी आपको केवल इतना जाना है, मिरर आइसोबार्स का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? पढ़ लो नोट, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, रिलेशन फॉर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज हमें निकालना है। पहले आप मुझे एक बात बताइए, किसी फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हैं तो, और मान के चलो उस परिवार का जो घर है उसमें एक ही रूम है, तो अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा है ना अंशु, तो जो हॉल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए या छोटा? बड़ा। मास नंबर से हमें टोटल फैमिली मेंबर पता चल जाते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के फैमिली मेंबर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर पता चल गया तो टोटल पता चल गया कि उसमें फलाने इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन जो भी है ना। अगर मान के चलो किसी एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा है
तो उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम या न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो काय पे डिपेंड कर रहा है? मास नंबर पे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू A। मास नंबर जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। यस और नो? समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये इक्वेशन मुझसे चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पर आर क्यू जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिख दूँ आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। बोलो भैया, क्यूब यहाँ हटाऊंगा और इधर लाऊंगा तो A की पावर 1/3। बोलो, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। सीन क्लियर है? R0 यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सीन क्लियर है? तो न्यूक्लियस का साइज हम लोग चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? देख लो फटाफट, इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।